वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस नियम के बारे में बीजेपी काफी वक्त से विचार कर रही थी। अब लोगों के मन में सवाल पैदा होना शुरू हो गया है कि आखिर एक देश एक चुनाव क्या है, इससे किसे फायदा होगा और किसे होगा नुकसान। तो चलिए आज जानते हैं। पहले आपको बता दें कि क्या है एक देश एक चुनाव। दरअसल केंद्र सरकार को चुनने के लिए लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं और राज्य सरकार को चुनने के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं। अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश करती है और यह दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यानी पूरे भारत में राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को चुनने के लिए चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है। एक देश एक चुनाव करने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि इससे अलग अलग चुनावों में लगने वाले पैसों की लागत में कमी आएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन पैसों में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के जरिए किया गया खर्च और साथ ही चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ECI के जरिए किया गया खर्च शामिल है। आपको ये भी बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को नीतियों को लागू करने में भी आसानी होगी। जब भी चुनाव होते हैं तो ये आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिसकी वजह से सरकार उस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट और पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी को लागू नहीं कर पाती है। और इसके साथ ही लॉ कमीशन का ये भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि वोटर्स के लिए एक बार में वोट डालना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रीजनल पार्टी का ये डर है कि अगर ऐसा होता है तो वे स्थानीय मुद्दे उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे उनकी जगह ले लेंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि एक देश एक चुनाव का नियम लागू हो गया तो इससे NDA को क्या फायदा होगा और I.N.D.I.A को क्या नुकसान होगा। तू डाल डाल तो मैं पात पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच यही खेल चल रहा है आजकल। विरोधी जैसे ही घेरने की जुगत में लगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयां उड़ने लगती है। यही वजह है कि मोदी की छवि एक दूरदर्शी, मेहनतकश और भरोसेमंद नेता की बन गई है। उनके विरोधियों को भी पता होता है कि अगर हमने कोई चाल चली है तो मोदी ने इसकी काट पहले से ही ढूंढ ली होगी। लेकिन कई बार विरोधी ही क्या, बड़े बड़े विश्लेषक तक मोदी की चाल को समझ नहीं पाते कि अगला चाल क्या होगा नरेंद्र मोदी का। विरोधी इन बातों को मोदी के गुणगान के रूप में देखेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि संसद का विशेष सत्र आहूत होने से वो पसोपेश में होंगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने के पीछे की मंशा क्या है। यही हाल राजनीतिक पंडितों का भी है, इसलिए अटकलों का बाजार अभी काफी गर्म है। जितने विश्लेषक उतने दावे किए जा रहे हैं। तो एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश कर सकती है। तो डाल डाल और पात पात वाला मुहावरा इसमें कैसे फिट होता है, आइए जानते हैं। 2014 और 2019 में लगातार बड़े अंतर से पराजित होने के बाद विपक्ष को विश्वास हो गया कि मोदी और बीजेपी को हराना नामुमकिन है। इसके लिए एकजुट होना ही होगा। इसके लिए कुछ त्याग करने की मजबूरी आन पड़ी तो वो भी देखा जाएगा। यही एक वजह है कि अलग अलग लोगों ने इसकी पहल की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि KCR ने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एक एक कर पार्टियों को मनाने की शुरुआत की। इसी क्रम में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि TRS से बदलकर भारत राष्ट्र समिति BRS कर दिया। लेकिन अचानक सीन से वे गायब हो गए और नए विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A में आए भी नहीं। उनके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला।
वो पहले दिल्ली आकर गांधी परिवार से मिलकर और फिर उनसे इशारा पाकर घूम घूम कर क्षेत्रीय दलों से बातचीत करने लगे। तो उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर मोदी विरोधी हैं। उन्होंने भी विपक्षी एकजुटता के इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई। इस कवायद में जुटे एक और क्षेत्रीय दल, बल्कि कहे कि विपक्षी खेमे के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक शरद पवार के साथ गेम हो गया। उनकी पार्टी एनसीपी के ही दो फाड़ हो गए। महाराष्ट्र में उनके सहयोगी शिवसेना पहले ही टूट चुकी थी। जैसे तैसे विपक्ष के 26 दल एक साथ आ गए। इनमें एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस है और आप डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, सपा जैसे ताकतवर क्षेत्रीय दल भी शामिल है। महाराष्ट्र के दो दिग्गज दल एनसीपी और शिवसेना की ताकत कितनी बची है ये तो अभी देखना होगा। इनके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका जनाधार बिल्कुल सीमित है या फिर बहुत छोटे इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। दलों की ताकत जो भी हो, लेकिन ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों तरफ से प्रदेशों का प्रतिनिधित्व विपक्षी गठबंधन में है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे प्रदेश ऐसे हैं जहां की ताकतवर पार्टियां जो वहां की सत्ता में है, किसी भी खेमेबाजी से उन्होंने दूरी बना रखी है। वो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद को गठबंधन से अलग करके रखा है। बावजूद इसके लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी इस नए विपक्षी गठबंधन को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे विरोधियों को वॉकओवर मिल जाए। क्या विपक्षी एकजुटता पर गंभीर है मोदी और बीजेपी? चलिए बात करते हैं एलपीजी गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 200 रुपए की कटौती के ऐलान से ही इसकी भनक मिल गई। मोदी सरकार जब 2019 में लोकसभा चुनावों में उतर रही थी, तब उनके नाम जितनी उपलब्धियां थी, मतदाताओं को लुभाने की दृष्टि से कहीं अधिक उपलब्धियां उनके पास इस बार हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा होना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना, मथुरा काशी में भी मंदिर मस्जिद विवाद पर अदालती प्रक्रिया की शुरुआत, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर भी औपचारिक घोषणा, नई संसद का उद्घाटन जैसे आदि चीजों को चुनावी प्रदर्शन में ठीक से सजाया जा सकता है। लेकिन लगता है कि इस बार विपक्षी एकजुटता ने मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ इस उपलब्धियों के सहारे ना रहे, बल्कि विपक्षी खेमे के मजबूत होने की किसी भी संभावना को छिन्न भिन्न करने की पुरजोर और प्रभावी कोशिश भी करे। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा इसी ओर संकेत कर रही है? ये सवाल उठ रहा है। अगर एक देश एक चुनाव का नियम लागू हो गया तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा और विपक्ष को क्या नुकसान होगा? असली खेल इसी के जवाब में निहित है। तो सोचिए, ना नुकुर और कई बार भारी मन से साथ आने वाले विपक्षी दलों के सामने जब अपने अपने प्रभाव वाले प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन दलों के साथ सीटों का बंटवारा करने की नौबत आएगी, तब क्या होगा? वो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने की मजबूरी में मुश्किल से साथ तो आए हैं। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। गठबंधन की घोषणा के बाद भी ममता बनर्जी की टीएमसी कह रही है कि वो किसी भी सूरत में वाम दलों के हाथ में हाथ नहीं डाल सकती। उधर वाम दल भी टीएमसी से गलबैया करना तो दूर, उसके करीब भी फटकना नहीं चाहते हैं। फिर कांग्रेस को ही ले लीजिए। हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। ऐसी मुश्किलें कई अन्य प्रदेशों में भी विपक्षी एकजुटता के मुंह पाए खड़ी होने वाली है। तो ये माना जा सकता है कि सांसदी और विधायकी के चुनाव एक साथ हो गए तो नए विपक्षी गठबंधन दलों में सीट बंटवारे पर मारकाट मच सकती है और तब I.N.D.I.A का आइडिया ध्वस्त हो सकता है। मोदी और बीजेपी को और चाहिए ही क्या? क्या संभव है इस बार एक देश एक चुनाव लागू कर पाना? एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से ही एक देश एक चुनाव का कानून लागू किया जा सकता है? दरअसल संवैधानिक स्थिति के अनुसार नई सरकार को 26 मई 2024 तक शपथ ग्रहण कर लेना है। करीब 1.5 अरब की आबादी वाले देश में चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं है।
पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए थे और मार्च महीने में ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। यानी चुनाव से लेकर नई सरकार बनने तक की प्रक्रिया में आपको बता दें कि कुल 3 महीने समय लग गए थे। इस तरह अगर देखें तो अगले वर्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अभी 7 महीने बाकी हैं। तो क्या संभव है कि इन 7 महीनों में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाकर उसे जमीन पर उतार दिया जाए? संविधान कहता है कि ऐसा कानून बनाने के लिए विधानसभा वाले कुल प्रदेशों में आधे से एक ज्यादा का भी अनुमोदन हो। इस नियम से कम 16 राज्यों की विधानसभाओं से सहमति की दरकार होगी। इतने प्रदेशों में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो कानून लाने का पहला चरण तो बहुत मुश्किल नहीं है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन करने का भी फैसला कर लिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून लाने और नए कानून के मुताबिक लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव करवाने के लिए कम से कम 8 महीने का वक्त लगेगा। तो आगे देखिए होता है क्या क्या।